हेलो, आप सबका वापस स्वागत है। इस भाग का आरंभ करने से पहले आइए पहले के भागों में सीखी हुई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं। आइए अब कुछ सवालों का उत्तर दें। आप सेविंग्स यानी कि बचत से क्या समझते हैं? हाथ में आने वाले पैसों में से कुछ पैसों को अलग करके रख देना या महीने के अंत तक अपने सारे पैसों को खर्च कर देना। बिल्कुल सही। बचत करने से हमारा अर्थ है आने वाले पैसों में से कुछ पैसों को अलग करके रख देना। दूसरा सवाल, लोन की आवश्यकता होने पर किससे लोन लेना अधिक बेहतर है, साहूकार से या बैंक से? हाँ, बैंक से लोन लेना अधिक बेहतर है। सुरक्षित लोन क्या होता है? एक ऐसा लोन जिसे लेने के लिए हमें बैंक को एक संपार्श्विक या कोलैटरल देनी पड़ती है, या एक ऐसा लोन जिसके पैसे तिजोरी में बंद कर दिए जाते हैं। सही कहा। जब आप लोन लेते समय किसी वस्तु को संपार्श्विक या कोलैटरल के दौर पर देते हैं तो उस वस्तु को अपने पास रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपना लोन समय पर चुका दें। इसलिए हम ऐसे लोन को सुरक्षित लोन कहते हैं। बजटिंग क्यों जरूरी है? ताकि हम ध्यान से और सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करें और हर महीने कुछ पैसे बचा सकें, या ताकि हम योजना के अनुसार पैसे खर्च कर सकें। बहुत अच्छे। बजटिंग करना आवश्यक है ताकि हम ध्यान से और सोच समझकर अपने पैसों को खर्च कर सके और हर महीने कुछ पैसे बचा सके। एक और गतिविधि करते हैं। क्या आप कुछ ऐसे कीवर्ड बता सकते हैं जिसके बारे में हमने अब तक सीखा है? बैंक इनकम या आमदनी, एक्सपेंडिचर खर्चे, सेविंग्स बचत, बजटिंग एफडी आरडी, एटीएम, चेक, अकाउंट, विड्रॉल स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, कार लोन या वाहन लोन, मॉर्टगेज लोन या बंधक लोन, पर्सनल लोन या व्यक्तिगत लोन, उधार लेने वाला। बहुत अच्छा। लगता है कि आप सबको अभी तक सिखाई हुई चीजें अच्छी तरह से समझ आई है। आज हम वित्तीय नियंत्रण यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वित्तीय नियंत्रण से हमारा क्या तात्पर्य है? हमारे जीवन में बहुत बार पैसे कमाने के अवसर आते हैं, परंतु हमें कभी भी अपनी आमदनी को लेकर बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने कमाए हुए पैसों से हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। पैसों के मामले में हमारा लक्ष्य हमेशा अपने साधनों के भीतर रहना होना चाहिए, ताकि हम एक सभ्य जीवन बिताने के साथ साथ अपने भविष्य के खर्चों के लिए भी बचत कर सकें। वित्तीय नियंत्रण के द्वारा ऐसा करना संभव है और सही प्रकार के वित्तीय नियंत्रण के द्वारा हम अपने भविष्य के सारे लक्ष्य साकार कर सकते हैं। इस चैप्टर में वित्तीय नियंत्रण की सहूलियत के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं के बारे में भी सीखेंगे। वित्तीय नियंत्रण का प्रारंभ 3 सवालों से होता है। मैं अभी किस आर्थिक स्थिति में हूँ? मैं किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में होना चाहती हूँ? मैं अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकती हूँ? वित्तीय नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लक्ष्य निर्धारित करना है। ऐसा करने के लिए हम अपनी जीवन योजना को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों में बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपका शॉर्ट टर्म लक्ष्य अपनी पढ़ाई को अच्छे से समाप्त करना हो सकता है, ताकि आप अपने करियर को परिश्रम के द्वारा बढ़ावा दे सकें। आपका मध्यम टर्म लक्ष्य अपने माता पिता के लिए घर बनवाना हो सकता है, ताकि आप अपने करियर के शुरुआत से ही इस लक्ष्य की ओर बचत करना शुरू कर दें।
आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य निवृत्ति के बाद एक शांतिपूर्वक और सरल जीवन बिताना हो सकता है। इन सारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता है। हमारे वित्तीय नियंत्रण के लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का अर्थ हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान ले आपको घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदना है। इसके लिए आवश्यक है कि आपकी योजना मैं एक दिन माँ की एक नए फ्रिज खरीदने में सहायता कर दूंगी जैसी न दिखे। इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पाने के लिए आपकी योजना आने वाले 10 महीने में मैं पैसे जमा करके माँ के लिए एक नया फ्रिज खरीदूंगी जैसी दिखनी चाहिए। इस स्थिति में फ्रिज का दाम 22,000 रुपए है। स्मार्ट लक्ष्यों की विशेषताएं हैं, ये विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होते हैं। इन्हें मापा जा सकता है यानी ये मेजरेबल होते हैं। ये प्राप्य और यथार्थवादी यानी अचीवेबल और रियलिस्टिक हैं। ये समयबद्ध यानी टाइम बाउंड है। संक्षेप में वित्तीय नियंत्रण ऐसे सभी शॉर्ट टर्म, मध्यम टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को संदर्भित करता है जहां सभी लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं कि हम अपने पैसों को किस तरह रख सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहने के साथ साथ बढ़ते भी रहे। ऐसा होने से हम किसी भी नियोजित या अनियोजित खर्चे के लिए तैयार रह पाएंगे। पर इससे पहले आपको याद रखना है कि एक छात्र के रूप में आपका लक्ष्य केवल पढ़ाई खत्म करना नहीं है। आपका लक्ष्य अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी शुरू करना होना चाहिए। याद रखिए कि राज्य सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत सहायता प्रस्तुत करती है। बिहार में 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में दाखिला लेने वाली अविवाहित लड़कियां भी 25,000 एकमुश्त वित्तीय सहायता की आदाता होती हैं। ये आर्थिक सहायता उन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है। बिहार में भी योजनाएं उपलब्ध हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजनाएं छात्रों को उनके करियर की योजना पहले से बनाने के लिए प्रभावित करती है। बैंक में खाता खुलवाना और रिकरिंग डिपॉजिट बनवाना अति महत्वपूर्ण है। इन सुविधाओं के द्वारा जमा हुए पैसे हमारी शिक्षा या करियर की ओर काम आएंगे। भविष्य की तैयारी करते समय अपनी बचत की पूंजी को विविध बचत साधनों में रखना आवश्यक है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने पैसों को सुरक्षित रखें और उन्हें बढ़ाते रहें ताकि अगर हम किसी भी समय पैसे न होने के कारण कष्ट में न हों। अब तक आपने देखा है कि हम अपने पैसे एक सेविंग्स बैंक अकाउंट या बचत खाते में रख सकते हैं। हम अपने पैसों को एफडी या आरडी या दोनों प्रकार के खाते में भी रखवा सकते हैं। बचत खाते में रखे हुए पैसे तरल होते हैं। आवश्यकता होने पर आप इस प्रकार के खाते से अपने इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवा सकते हैं। एफडी और आरडी में रखे हुए पैसों को भी आपातकालीन स्थिति में आप इन पैसों को समय से पहले निकलवा सकते हैं, परंतु समय से पहले पैसे निकालने पर उठने वाले ब्याज में कुछ कमी होगी। बचत का एक अच्छा साधन जीवन बीमा है। ये विशेष रूप से किसी दुर्घटना या बीमारी या यहाँ तक कि मृत्यु जैसी आपात स्थिति में हमारे काम आता है। जीवन बीमा पॉलिसी आपके आश्रितों के लिए एक सुरक्षित वित्तीय व्यवस्था है। ये आपके परिवार और उन सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हैं। आप बीमा कंपनी के पास जो पैसे जमा करते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम का भुगतान आपकी चुनी हुई योजना के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक
या वार्षिक रूप से किया जा सकता है। निर्धारित समय बीतने पर यानी कि 15 से 20 वर्ष आपको बोनस जोड़कर आपकी जमा की हुई राशि वापस मिलती है। ये पॉलिसी में उल्लिखित सम अश्योर्ड राशि है। असामयिक मृत्यु के मामले में बीमा धारक के नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। आप सबको अपने माता पिता के साथ जीवन बीमा खरीदने की बात करनी चाहिए ताकि प्रतिकूल स्थिति के मामले में परिवार को आर्थिक रूप में चोट नहीं पहुंचे। जीवन बीमा की विशेषताएं। ये एक लिखित अनुबंध है जिसे किसी व्यक्ति और बीमा प्रदान करने वाली कंपनी के बीच पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति को अनुबंध में परिवार के किसी सदस्य को नामित के रूप में नामित करना होता है। व्यक्ति कंपनी को समय समय पर भुगतान करता है और कंपनी बदले में आपात स्थिति में व्यक्ति या उनके नामित व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलिसी के भीतर एक राशि का वादा या आश्वासन दिया जाता है जो व्यक्ति या उनके परिवार को दी जाएगी। ये राशि व्यक्ति द्वारा बोनस के साथ भुगतान किया गया संपूर्ण प्रीमियम है। असामयिक मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को सुनिश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। जहां एक जीवन बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में परिवार को बचाए रखने में मदद करता है, वहीं एक चिकित्सा बीमा आपातकालीन स्थिति में काम आता है। एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी विभिन्न प्रकार के चिकित्सा खर्चों को कवर करती है जो पॉलिसी धारक की बीमारी या दुर्घटना के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती, दवाइयाँ, निदान, डॉक्टर परामर्श जैसे खर्च शामिल हैं।